नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। क्या वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे चल रही महाडील आखिरी वक्त पर आकर फंस गई है? डोनाल्ड ट्रंप और मुस्तफा खामनेई के बयानों ने इस वक्त पूरी दुनिया को भारी सस्पेंस में डाल दिया है। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि डील फाइनल हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन बेहद आश्वस्त है कि यूरेनियम और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट का समाधान निकाल लिया गया है और शांति समझौता लगभग तय। लेकिन ठीक दूसरी तरफ सामने वाली पार्टी तो मान ही नहीं रही है। ईरान ने इसे अमेरिका की खुशफहमी पर पानी फेर दिया है। ईरान का कहना है कि अभी तक कोई डील नहीं हुई है। साफ कर दिया है कि बिना सुप्रीम लीडर की मंजूरी के परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता मुमकिन ही नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पर्दे के पीछे की रणनीति है क्या? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए दो खास एक्सपर्ट होंगे, लेकिन पहले आपको कुछ खबरें समझा देते हैं। आपके सामने कुछ बड़ी खबरें रख देते हैं। देखिए, पहली खबर, अमेरिका ईरान वार्ता में पेच फंस गया है। हॉर्मुज और यूरेनियम पर टकराव जारी है। कोई टकराव खत्म नहीं हुआ है, कोई समझौता अभी नहीं हुआ है। ट्रंप के डील वाले दावे का ईरान ने खंडन किया है। ये बातें ईरान ने कही है। ईरान ने दावे का खंडन किया, कहा कोई डील नहीं हुई है। तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है? एक तरफ वॉशिंगटन का दावा है कि समझौता लगभग तय, हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द खुलेगा और यूरेनियम की चिंता दूर होगी। ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि जल्द ही अच्छी खबर आएगी। लेकिन इस दावे के तुरंत बाद तेहरान से जो बयान आया है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने अमेरिकी दावों की धज्जियां उड़ाते हुए इन्हें सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। ईरान का साफ कहना है कि उनके परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर उनका कंट्रोल बरकरार रहेगा और बिना सुप्रीम लीडर की इजाजत के 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। तो अमेरिका का दावा और आप देखिए ईरान जो कह रहा है, वो दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या शांति की उम्मीदें टूटने वाली हैं? क्या ये वार्ता विफल होने के संकेत हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं। मेरे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार एज डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं और निनाद सेठ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। उन दोनों के पास चलते हैं। पहले जनरल ब्रजेश के पास चलते हैं। जनरल ब्रजेश, देखिए, ये जब से 39 दिनों की वॉर बंद हुई है, सीज फायर लागू हुआ है, तब से वही पैटर्न चल रहा है। अमेरिका कहता है समझौता हो गया, ईरान कहता है समझौता नहीं हुआ। अमेरिका कहता है ईरान ने हमारी डील मान ली, ईरान कहता है कि हमने कोई डील नहीं मानी। आज फिर जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि आर या पार, तब वो कह रहे हैं कि हाँ ईरान ने डील मान ली है। और देखिए फिर वही हो गया, ईरान कह रहा है कि ये अमेरिका की खुशफहमी है। तो आपको लगता है कि ये कोई पैटर्न है, कोई बातचीत नहीं बन पा रही है, इसलिए बातचीत को एक्सटेंड करना है, इसलिए ये चाल है, कोई म्यूचुअल गेम है? क्या दिख रहा है? जी हाँ, इतने दिन हो गए हैं और उसी तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। एक तो ये कि ये मामला काफ़ी पेचीदा है। हिस्टोरिकली देखें तो 1979 से ये चीज़ चलती आ रही है। ईरान और यूएस का मतभेद, बाद में 1990 के बाद में इजराइल और यूएस का मतभेद, और ये फिर लड़ाई जो चली है पिछले साल हैमरस्ट्रॉन्ग था मई के महीने में, और इस साल 28 फरवरी से। और ये देखने को मिलता है कि इस लड़ाई के अंदर पूरी दुनिया करीब करीब परेशान हो रखी है, इस लड़ाई से परेशान हो रखी है। तो स्वाभाविक है मामले अटके हुए हैं। 2-3 बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। एक कि दुनिया के अंदर ही एक बहुत बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक सेट चल रहा है। उसका एक बैकड्रॉप है, यूएस और चैलेंजर चीन, G2 के नाम पे कहिए, तो उसका एक बैकड्रॉप है। तीसरा बड़ा पावर रशिया भी फंसा हुआ है यूक्रेन के अंदर 4.5 वर्षों से। और इस माहौल के अंदर जब ये दुनिया चाह रही है या वेस्टर्न वर्ल्ड चाह रहा है कि ईरान के पास हथियार ना हो, एटॉमिक वेपन ना हो, वो उसकी एक मांग रही है, जिसके ऊपर कई तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं इजराइल के बीच में, जिसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगता है ईरान से, और अमेरिका के द्वारा। ये भी नई चीज़ नहीं है। और चुन चुन करके इन लोगों ने, वेस्टर्न पावर्स ने, खासकर इजराइल ने एक्चुअली इनको मारा है। IRGC कमांडर्स हों, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों, वगैरह वगैरह। तो अभी ये लड़ाई के बाद में ये मामला चल रहा है कि एक संधि चल रही है, और संधि को वैसे भी अमेरिका चाहता है एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन संधि के बीच में अमेरिका की पूरी सेंट्रल कमांड की फौज तैनात हैं, एयरफोर्स हैं, नेवी है, शिप्स हैं, मिसाइल्स हैं, वॉटेवर। और इन्होंने काफ़ी क्षति भी डाल रखी है ईरान के ऊपर में। ईरान की परेशानी क्या है?
नाकेबंदी से दिक्कत है, तेल नहीं बिक पा रहा है, फाइनेंशियल सैंक्शन लगे हैं, और उनके पास में एक सिविलाइजेशन पावर की ऐंठ भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि उनके यहाँ जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, कौन पावरफुल है। लोग अमेरिकन या कोई भी किससे बात करें, या IRGC से बात करें, या गलीबाफ से बात करें, ठीक बात है, या फिर जो उनके पुराने खमैनी साहब के जो पुत्र हैं उनसे बात करें। तो इन सब चीज़ों के अंदर कई सारे पावर सेंटर्स हैं जिसकी वजह से वहां पर बातचीत भी सही से नहीं हो पा रही। आप जो कह रहे हैं, जो समझने का यहाँ पे ये एक बात है समझने की, जो आपको समझ नहीं होगी। डील को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, हम समझौते के करीब हैं, ये कहा ट्रंप ने। बातचीत सकारात्मक, ट्रंप कह रहे हैं। जल्द होर्मुज भी खुलेगा, ये ट्रंप ने कहा है। तो एक तरफ ईरान कह रहा है कोई समझौते के करीब नहीं है, कोई डील नहीं हुई है, और ये कह रहे हैं कि भाई समझौता हुआ है। ट्रंप अभी भी कह रहे हैं हम समझौते के करीब हैं। तो क्या पश्चिम एशिया में छिड़ी महाजंग अब रुकने वाली है? क्या दुनिया पर मंडरा रहा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा टल गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से तो यही लग रहा है। दिखाइए जरा पीसीआर, क्या यहां पर ट्रंप का दावा है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील लगभग पक्की हो चुकी है। ये देखिए, हम आपको जो उनका ट्रुथ सोशल का पोस्ट दिखा रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा उन्होंने ट्रुथ सोशल का पोस्ट किया है, और उसका जो क्या लब्बो लुआब है वो हम यहां बता रहे हैं। वो कह रहे हैं दोनों देश शांति समझौते के बेहद करीब हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी लंबी बात की है और इस बातचीत को बेहद सकारात्मक बताया है। ट्रंप के मुताबिक इस वक्त डील की आखिरी बारीकियों पर चर्चा चल रही है और बहुत जल्द इस ऐतिहासिक शांति समझौते का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। ट्रंप के दावे के मुताबिक सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि दुनिया की लाइफलाइन कहा जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता जल्द ही जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। एक तरफ ट्रंप का दावा है तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर का वीटो है। क्या इस बार वाकई समाधान हो गया है या फिर शांति की ये कोशिशें आखिरी वक्त पर नाकाम हो जाएंगी? निनाद सेठ, आपका क्या कहना है? ट्रंप के इस दावे पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, इसमें तीन पहलू हैं। एक बात तो पक्की है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। पहला पहलू ये है, देखिए आप ये सोचिए कि जब दंगल होता है और दो बड़े महारथी लड़ते हैं, तो मुझको लगता है कि ट्रंप को अगर हम एक महारथी बोलें तो उनको लगा था कि वो धोबी पछाड़ कर देंगे और ईरान खत्म हो जाएगा, पर ईरान ने होर्मुज की अड़ंगी दे के पूरा पेच फंसा दिया है। मुझे लगता है लेकिन दोनों इतने थक गए हैं कि इन दोनों को आराम की जरूरत है, तेल मालिश की जरूरत है, वर्जिश की जरूरत है, पानी की जरूरत है। इसीलिए मेरे को लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज की तरफ बढ़ेंगे लेकिन पीस की तरफ नहीं बढ़ेंगे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ये युद्ध रुक सकता है। मुझे लगता नहीं कि परमानेंट पीस हो सकती है, क्योंकि इसमें परमानेंट पीस तो तभी होगी जब ईरान, देखिए कौन से 3 मकसद थे जिसके साथ अमेरिका गया था लड़ाई करने। रेजीम चेंज वो नहीं हुआ, ईरान का यूरेनियम वो नहीं मिला, और ये नया जो पचड़ा फंसा है अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वो भी नहीं हुआ। तो ये अंग्रेजी में जैसे कहते हैं व्हेन नॉट इफ, मेरे को लगता है कि पोस्टपोन हुआ है, खत्म नहीं हुआ। हाँ ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री भारत में है तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत में बड़ा बयान दिया है, जल्द ही अच्छी खबर आएगी, ये मार्को रूबियो ने कहा है। न्यूक्लियर पर मार्को रूबियो बोले ईरान को परमाणु वेपन नहीं रखने देंगे। प्रेसिडेंट का संदेश साफ है। और अमेरिका ईरान डील पर रॉयटर्स, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा, 5 अहम मुद्दों पर दोनों में सहमति बन गई है, सभी मोर्चों पर जंग खत्म होगी, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है। यूएस ब्लॉकेड और होर्मुज पर भी सहमति बन गई है, रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है। हालांकि ईरानी मीडिया कुछ और कह रही है। तो वेस्टर्न मीडिया ये कह रही है कि 5 मुद्दों पर सहमति बन गई है, युद्ध रोकने पर सहमति बन गई है, स्टेट ऑफ होर्मुज पर सहमति बन गई है, न्यूक्लियर पर सहमति बन गई है। अब देखते हैं क्या ये सहमति वाकई पब्लिक में भी आती है, क्योंकि यूएस ईरान एमओयू की शर्तें क्या हैं, रॉयटर्स क्या कह रहा है, सहमति का जो दावा है उसमें कितना दम है। आइए इस पर बात करते हैं कि वो क्या दावे हैं, किस पर सहमति बनने की बात कही जा रही है। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा, यह कहा जा रहा है। ईरान की फ्रीज संपत्ति फिर से बहाल होगी, अमेरिकी ब्लॉकेड हटेगा, होर्मुज पूरी तरह खुलेगा, ईरान के पास तैनात अमेरिकी बल हटाए जाएंगे और न्यूक्लियर को लेकर 30 दिन के अंदर डील होगी, यह रॉयटर्स कह रहा है। जनरल ब्रजेश, आपका क्या असेसमेंट है? जैसा कि निनाद सेठ कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि धुआं वही है जहां आग है। इतनी क्लियर और इतनी ज्यादा डिटेलिंग पहले नहीं आती थी। पहले आता था कि हां जी समझौता हो रहा है और ईरान मना कर देता था। अभी आपको लगता है कि ईरान चाहता है कि पहले समझौता बिल्कुल कॉन्क्रीट हो जाए, उसकी कुछ शर्तें होंगी जो नहीं मान रहा होगा अमेरिका, इसलिए वो मना कर रहा है? संभवतः देखिए, नेगोशिएशन 1 to 1 नहीं हो रहे, ये आपस में बातचीत तो हो रही है। ये पिछले मेरे ख्याल है 60
या 50 दिनों से बातचीत चल रही है, जब से उन्होंने सीज फायर के बाद की तब से बातचीत चल रही है। कह रहे थे कि पाकिस्तान में मध्यस्थता हो रही, मध्यस्थता नहीं, वो गो बिटवीन कर रहे थे, लेकिन बातचीत तो चल रही है और यह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई तो कोई सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। लड़ाई की वजह से या लड़ाई के डर से बातचीत हो और कोई समझौता हो और लास्टिंग पीस हो, ये हम सबों की मान्यता है। तो जब टर्म्स की बात कर रहे थे वो काफ़ी बिल्कुल पुरानी है, कोई खास नई नहीं है कि भाई ईरान को न्यूक्लियर हथियार छोड़ना पड़ेगा, वो सबसे बड़ा है जो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे स्वायत्त का मामला है। होर्मुज से हम लोग परेशान तो खैर है ही, और लीवरेज क्या है अमेरिका के पास में, ब्लॉकेज हटाना एक है और इकोनॉमिक सैंक्शन भी है। कई बिलियन डॉलर्स ईरान के फंसे हुए हैं और उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर में काफ़ी परेशानी है, और पिछले कुछ महीने में तो शायद और बढ़ गई होगी, उसका हमको ज़्यादा जिक्र नहीं आता है, क्योंकि ईरान खुद एक देश ऐसा है जहाँ पे फ्री प्रेस नहीं है और चीज़ें बहुत क्या कहते हैं संरक्षित जैसे की जाती है, तो उनका प्रेस और बातचीत कोई खास नज़र नहीं आता है, जो न्यूज़ आता है वो भी कटा फटा आता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये उनको हर्ट ज़रूर कर रहा है। कितना अमेरिका को हर्ट कर रहा है ये अलग बात है, उसके ऊपर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि जो बाई इलेक्शन की जो जीत हुई है यूएसए के अंदर फिलहाल, वो तो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी में बहुत ही स्ट्रांग। चलिए देखते हैं, अभी तो मिड टर्म्स भी आने वाले हैं सर, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान, दुनिया को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। ईरान के राष्ट्रपति ने एक बड़ी लाइन ली है, वो कह रहे हैं दुनिया को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा, हम अशांति नहीं चाहते। इजरायल क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है, वार्ता में सम्मान से समझौता नहीं होगा। यानी कह रहे हैं कि डिग्निटी से हम यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम परमाणु हथियार पहले भी नहीं बना रहे थे, अब भी नहीं बना रहे, वो ये दुनिया को आश्वासन देते हुए। उधर ईरान से बातचीत में नेतन्याहू क्या दरकिनार कर दिए गए हैं, संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। बातचीत की प्रक्रिया से ट्रंप ने नेतन्याहू को बाहर किया। ट्रंप से फोन पर तीखी बहस के बाद इजरायल अलग थलग। हमने रिपोर्ट किया था कि ट्रंप से नेतन्याहू की बहस हो गई है। नेतन्याहू सीज फायर तोड़ना चाहते हैं, ट्रंप नहीं चाहते सीज फायर तोड़ना। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो, ट्रंप नहीं चाहते, और इसीलिए ईरान से कोई समझौता नहीं चाहते नेतन्याहू, ये रिपोर्ट कह रही है। लेकिन ओपन सोर्स इंटेल का दावा है कि इसीलिए इजरायल को अलग थलग कर दिया गया है। तो आइए ईरान अमेरिका डील पर जो दावा है उसकी बात करते हैं। अब यहां पर अलग अलग मीडिया के दावे आ रहे हैं। हमने आपको वेस्टर्न मीडिया का दावे बताए, अब आपको इजरायली मीडिया और ईरानी मीडिया के दावे दिखाते हैं। ईरान को यूरेनियम छोड़ना होगा, यह इजरायली मीडिया का दावा है। यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं होगा, यह ईरानी मीडिया कह रही है। हॉर्मुज पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा, इजरायली मीडिया कह रही है। ईरानी मीडिया का कहना है कि हॉर्मुज से अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी। वो ये नहीं कह रहे कि ईरान वहां से टोल टैक्स नहीं वसूलेगा। इजरायली मीडिया कह रहा है कि सिर्फ जंग पर बात होगी और किसी बात पर नहीं बात होगी। लेकिन ईरानी मीडिया कह रहा है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना होगा। इजरायली मीडिया कह रहा है कि ईरान पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। ईरानी मीडिया कह रहा है कि कई अरब की जब्त संपत्तियां ईरान की अनलॉक करनी होंगी। ईरान को परमाणु प्रोग्राम बंद करना होगा, इजरायली मीडिया कह रहा है, जबकि ईरानी मीडिया कह रहा है कि परमाणु प्रोग्राम पर बात के लिए 30 दिन का वक्त है। तो जो अभी रॉयटर्स रिपोर्ट कह रहा था, ईरानी मीडिया की एक बात यहां मिलती है। रॉयटर्स ने कहा था 30 दिन के अंदर डील होगी, 30 दिन की बात ईरानी मीडिया भी यहां कह रहा है। निनाद सेठ, आपका क्या असेसमेंट है? क्या इजरायल यहां पर नहीं चाहता किसी तरह का कुछ समझौता हो, और इसीलिए उसकी जो मीडिया है या इजरायल से जो नैरेटिव आ रहा है वो कंप्लीटली बिल्कुल अग्रेसिव है, वो चाहते हैं अभी वॉर हो जाए, जबकि अमेरिका और ईरान में बात चाहे मैच ना हो रही हो लेकिन टोन समझौते की है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अमेरिका चाहता है और अमेरिका का एक कंपल्जन है। ये बाई इलेक्शन वाकई जीते हैं ट्रंप, पर मागा जो है उन्होंने इलेक्शन में जो मैंडेट दिया है वो अमेरिका को देखो, आप ईरान रशिया वगैरह को मत देखो, वो है, वो चाहते हैं ये वॉर खत्म हो। पर इजराइल को लग रहा है कि उनके पास मौका है हमेशा के लिए ईरान की थ्रेट, कम से कम 25 साल के लिए ईरान की थ्रेट बंद करने का, और वो चाहते हैं कि अभी थोड़ा और लड़ाई हो। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी समझने की है कि नेतन्याहू की पॉलिटिकल पोजीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक एरिया में है। वो इलेक्शन अब हारने वाले हैं ऐसा लगता है। उनके जो कोएलिशन पार्टनर है वो भी उनसे अलग हो गए हैं और इलेक्शन शायद थोड़ा जल्दी होंगे पहले से। तो मेरे को लगता है अमेरिका ये जानता है कि नेतन्याहू के पास इस वक्त सारे पत्ते नहीं हैं। तो इजराइल की थ्रेट हमेशा रहेगी इस पीस प्रोसेस पे, पर अभी अगर ईरान एग्री करता है कि हम सीरियसली बात करेंगे 2 महीने तक अपना एनरिच यूरेनियम के बारे में, तो एक टेम्पररी 2-3 महीने की सीरियस सीज फायर हो सकती है।
ठीक है, और इसी बीच एक और बड़ी खबर, नए हमले हुए तो करारा जवाब मिलेगा। ये कौन कह रहा है? ये ईरान का सेनापति कह रहा है। आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी की बड़ी चेतावनी। पश्चिम एशिया के बाहर जवाब देने को तैयार है, ये वाहिदी ने कहा है। हाई लेवल की तैयारी के साथ ईरानी फोर्स तैनात है। समझौते की कोशिशों के बीच आईआरजीसी ने यह धमकी दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। लद्दाख द्वीप के पास एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। हॉर्मुज पर नए हमले की आशंका को लेकर यह तैनाती की गई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। एक तरफ समझौते की बात, दूसरी तरफ इस तरह की तैनाती। जनरल ब्रजेश, क्या असेसमेंट है आपका इस पर? देखिए, बहुत बड़े इलाके में बहुत सारे देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, और जब ऊपर से स्टेटमेंट आता है तो ये टैप की तरह नहीं है कि इसको हमने खोला और उसको बंद कर दिया। मैं मिसाल के तौर पे अगर आईआरजीसी कहती है कि हम ये कर रहे हैं, तो वो संदेश उनके नीचे तक पहुंचने में भी समय लगता है, और चूंकि वहां व्यवस्था उतनी तगड़ी नहीं है, उसके ऊपर में करप्शन भी होता है। और ये भी पहले कहते थे वहां चीजें डिसेंट्रलाइज कर दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि लोकल कमांडर्स अपने अनुसार एक्शन ले सकते थे। तो इस तरह का माहौल जो है, जो लड़ाई के लिए तो वैसे अनुकूल नहीं होता है, मगर इस तरह का जहां पे मामला वॉर एंड नो वॉर के बीच जैसा चल रहा है, संधि चल रही है, बम भी फोड़े जा रहे हैं, शिपिंग भी एक आध चीजें चल रही है, नाकेबंदी भी हुए है, तो ये शायद थोड़ा बहुत चल सकता है। वही कहानी अमेरिका की तरफ में भी है। फौज पूरी इकट्ठी हो रखी है, डिप्लॉयड है, कनपट्टी पे उन्होंने गन तो रख दिया ईरान के, अब कह रहे हैं समझौता करो और बात करो और डील करो जैसे कहते हैं। तो डील होने में थोड़ा शायद समय है। इस वजह से छोटी छोटी चीजें जो होंगी, जो कोऑर्डिनेट करना होगा, इसको समझना होगा, समझाना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा। मैं आपके सामने अगर कंडीशन रखूं, देखिए ये वॉर जैसा कि अभी बात हुई थी, किस लिए हुई थी? ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना है, और दूसरा ईरान की मिसाइल पावर खत्म करनी है, वहां की रिजीम चेंज करनी है। अगर अभी हम देखें इसमें, तो आपको लगता है कि कौन सी वो शर्त है जिस पर ईरान मान जाएगा कि चलो ये हम नहीं कर सकते, और ये है जिस पर ईरान समझौता कर लेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, ईरान का जहां मतलब है वो स्वायत्तता के हिसाब से तो चाहेगा कि उसके ऊपर यूरेनियम इनरिचमेंट पे रोक ना लगे। बम बनाने के फिर वो मना कर सकता है, कहेगा मैं मान लूंगा। वैसे भी कई सारे देश जैसे पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने पहले कहा कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन बना लिया, तो वो बात हम उसको अलग छोड़ देते हैं। जहां तक यूरेनियम इनरिचमेंट की बात है, उस इशू पे थोड़ा सा समय लग सकता है। पुरानी जो कहानी चल रही थी, या जो संदेश आया था, अमेरिका ने कहा था कि 20 साल तक आप नहीं करेंगे, और ईरान ने कहा था मैं 5 साल तक हमें मोहलत दीजिए, 5 साल के बाद में कर पाएंगे। वो एक पॉइंट है जहां पे डिस्कशन हो सकता है। हॉर्मुज के ऊपर तो पूरी दुनिया एक है। यूएन सील स्लॉक्स के अंदर जो भी वाटरवे है वो फ्री होनी चाहिए, तो उसके ऊपर दो राय नहीं है। लेकिन शायद फायदा ईरान ढूंढ रहा है उसके अपने जो सैंक्शंस लगे हैं इकोनॉमिक, जो उसको हर्ट कर रहे हैं, और वो शायद मदद कर सकता है। अमेरिका और उसके बीच में बातचीत चल सकती है इकोनॉमिक सैंक्शन की, ठीक है, फ्रीज जो किए गए हैं उसके एसेट्स उसको खोलने के लिए। अब देखते हैं वो कौन सा कॉमन ग्राउंड होता है जहां पर ये दोनों देश आते हैं साथ में। लेकिन इसी बीच ईरान पर कभी भी अमेरिका का विनाशक हमला, ये जानकारी भी आ रही है। तो एक तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर कभी भी ईरान विनाशक हमला कर सकता है, क्योंकि ये ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर का उल्लंघन किया तो तबाह कर देंगे। समझौतों की कोशिश के बीच ट्रंप ने यह विनाशक चेतावनी दी है। द वॉल स्ट्रीट ने यह दावा किया है। तो एक तरफ समझौता हो रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि हम समझौते के बेहद करीब हैं, हम कभी भी समझौते को फाइनल कर सकते हैं, डील के बिल्कुल करीब हैं। ईरान कह रहा है कि समझौता नहीं। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, और दूसरी तरफ आप देखिए ट्रंप कह रहे हैं तबाह कर देंगे ईरान को अगर हमारी बात नहीं मानी। तो यूएस ईरान के जंगी इरादे, ट्रंप के डील वाले दावे के बाद 3 बड़े संकेत हैं। पहली खबर, समझौते के बीच ईरान की हमले की धमकी। दूसरी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के एयर डिफेंस एक्टिव। तीसरी खबर, ट्रंप ने कहा सीज फायर तोड़ा तो सर्वनाश। अब बड़े सवाल हैं यहां पर, क्या बातचीत सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? क्या डील पर ट्रंप दुनिया को गुमराह कर रहे हैं? ईरानी सुप्रीम लीडर का अगला कदम क्या होगा? हॉर्मुज यूरेनियम पर पेच कैसे सुलझेगा? निनाद सेठ, किस सवाल का जवाब पहले देना चाहेंगे आप?
देखिए, पहले मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका को सिंसियरली अब इस वॉर से निकलना है। पर अमेरिका को एक बात पता है कि वो जो यूरेनियम, देखिए अभी ईरान का आपने एक बयान चलाया था कि हम पूरी दुनिया को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। Yes. पर अगर आप एनरिचमेंट रखते हैं तो 4% या 6% के एनरिचमेंट पे यूरेनियम से आप बिजली बना सकते हैं। यहाँ पे 60% एनरिचमेंट है जो सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ही काम आती है। अब दोनों थके हुए पावर अगर छुट्टी लेते भी हैं और डिस्कशन करते भी हैं तो इजराइल एक बात पे तो नहीं रुकेगा किसी भी शर्त पे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए। अब उसमें वो नेतन्याहू वो जीते या हारे, जो भी इजरायली लीडर होगा वो ये चांस ले ही नहीं सकता। तो ये जो एरिया है, ये जो वॉर है, ये आज नहीं तो कल तो होना ही है। पर दोनों इतना थक गए हैं कि जैसे आपका पहला प्रश्न था, मेरे को लगता नहीं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप वर्ल्ड को गुमराह कर रहे हैं। वो चाहते हैं ये वॉर अब रुके। ईरान की भी हालत खराब है, वो चाहते हैं वॉर ये रुके। पर बिना अमेरिका के जीते और बिना ईरान के हारे क्या ये वॉर रुक पाएगी, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। कि क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है कि भाई लोगों को आई वॉश करो, लोगों को गुमराह करो और डील जब तक ना हो जाए तब तक कोई बात ना करो, तुम अपनी बात करो मैं अपनी बात करूं। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आज के ज़माने में एक हिस्सा बन गया है। उसमें रिसोर्सेज एलोकेट की जाती हैं और लॉस ऑफ फेस ना हो किसी समय और नैरेटिव हमारा बना रहे, इसके लिए सारे देश प्रयत्न करते हैं। तो अमेरिका और ईरान के ऊपर भी ये बात चल रही है कि जब तक डील नहीं हो जाती इस तरह की बातें करते रहिए, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन मिलिटरीली देखें तो अमेरिका के और ईरान की तुलना नहीं की जा सकती। पहला, चूंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉर रहा है, जो वॉर रहा है जिसके अंदर सिर्फ गोला बारूद, हवाई जहाज, मिसाइल्स, ड्रोन, इससे लड़ाई हुई है। ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका ने नहीं निकाले। तो अगर क्षति भी होती है कोई 10-20 बिलियन मिलियन डॉलर्स की, तो कोई बहुत मायने नहीं रखती है। लेकिन इतनी बड़ी क्षति जो ईरान है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। हालांकि ईरान के पास में इंडिजिनस कैपेबिलिटी रही है ड्रोन्स की और एयर डिफेंस की, उसने उसका अच्छा उपयोग किया है। इनफैक्ट वो तो एक्सपोर्ट भी करता रहा है रशिया को कैस्पियन सी के जरिए, जो यूक्रेन से लड़ रहा है, तो वो उसकी काबिलियत रही है। मगर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हों, देश के अंदर त्राही मची तो कितना बना सकते हैं। और जो उनको सपोर्ट बाहर से भी कम मिलता है। चीन जो है बातचीत करता है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेता है, लेकिन कोई सामग्री नहीं दे पाता है। रशिया की हैसियत भी शायद नहीं है। तो अगर खाली मिलिट्री तौर पे तुलना करें तो सस्टेनिंग पावर ईरान की धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जैसे समय गुजरेगा उसकी बार्गेनिंग चिप्स भी कम होती जाएगी। तो मैं मानता हूं, अगर जो कह रहे हैं आजकल पॉजिटिव संकेत आए हैं कि 60 दिन के अंदर 60 दिन के लिए सीज फायर कीजिए, हम छोटी मोटी चीज़ें अपनी बातचीत कर लेते हैं, मैं उसके ऊपर माने हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। और पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड ओपिनियन, कोई भी देश छोटा बड़ा, जीता हुआ हारा हुआ नहीं देखना चाहता। और सारा ब्लेम आएगा हॉर्मुज के ऊपर। हॉर्मुज को किसने बंद किया? ईरान। नहीं, फिर एक सवाल है, देखिए ट्रुथ सोशल पर ईरान को लेकर ट्रंप का नया ट्वीट आया है। अब मैं यही खबर दिखाने जा रहा था। ईरान पर हमले का एआई वीडियो पोस्ट किया है। ईरानी बोट्स पर, ईरानी नावों पर हमले का एक यहां पर एआई इमेज दिखाया है ट्रंप ने और लिखा है एडियोस, जिसका हिंदी मतलब होता है अलविदा। अब बताइए वो कौन सा देश होगा, निनाद सेठ, एक बार मैं वो बिग वॉल पर दिखा देता हूं, वो कौन सा देश होगा जिसका राष्ट्रपति समझौता कर रहा होगा और कह रहा होगा अलविदा, ये और वो भी इस तरह का अलविदा। ये देखिए, ये ट्रंप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि डील फाइनल हो गई और दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक एआई इमेज पोस्ट की है। देखिए, ये 24 मई 2026 2:12 जो उनका है वहां पर समय, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पोस्ट किया है और उस हिसाब से वो देखिए, ये यहां पर कह रहे हैं एडियोस अलविदा, डोनाल्ड जे ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि एक ड्रोन आता है अमेरिका का और ईरान की जो छोटी बोट्स हैं, जिस पर देखिए आईआरजीसी के जवान भी दिख रहे हैं, जिनके परखच्चे उड़ गए, बोट की परखच्चे उड़ गए, विध्वंसक हमला यहां पर उस बोट पर ये ड्रोन करता है और उसके बाद इस बोट के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये वो बोट्स हैं जिसने सबसे ज्यादा नाक में दम किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के, और सबसे ज्यादा वहां पर शिप्स को परेशान किया है। और ये छोटी बोट्स को लेकर उन्होंने इससे पहले भी एक पोस्ट किया था, कहा था बाय बाय स्मॉल बोट्स। अब यहां पर एडियोस कर रहे हैं, उसको अलविदा कह रहे हैं। निनाद सेठ, मेरा सवाल यही है, ये कौन सी डिप्लोमेसी है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है जिसमें एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हमारी डील होने वाली है,
हम अगर किसी के साथ कोई समझौता कर रहे हैं तो हम वहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, हम वहां पर एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, एक एम्बियंस देते हैं सामने वाले को एक वाइब देते हैं कि हाँ ठीक है, आगे से हम लोग एक कॉमन ग्राउंड पर आएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग आप पढ़ पा रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं हमारी समझौते की हम बिल्कुल करीब हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का एआई जनरेटेड इमेज जहां पर ईरान को इस तरह दिखा रहे हो। देखिए, मेरे को नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी गलत कर रहे हैं। वो अपने उनके जो वोटर्स हैं उनको ये मैसेज दे रहे हैं और ईरान को भी दे रहे हैं। बहुत ज़रूरी ये इमेज जो अचानक हवा में से ये इमेज नहीं पकड़ी है। हाँ। देखिए, वॉर में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है एरिया डिनायल, कि हम आपको अपने एरिया में नहीं आने देंगे, और दूसरा होता है सी कंट्रोल, कि हम पूरे सी को, हमारे पास अर्माडा है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम सी कंट्रोल करेंगे। ये जो लड़ाई हुई है ईरान में, सी कंट्रोल और एरिया डिनायल के बीच की लड़ाई है। और उस संदर्भ में अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप एक वार्निंग भेज रहे हैं कि अगर आप हमारी बात हॉर्मुज पे नहीं मानते हैं तो हम आपकी बोट्स हटा के हॉर्मुज का कंट्रोल खुद करेंगे। हॉर्मुज तो कभी मुद्दा था ही नहीं, हॉर्मुज को तो ईरान ने मुद्दा बनाया। मुद्दा तो हॉर्मुज तभी था ही नहीं। हाँ, पर मेरे को लगता है जहां पे बात अटकी हुई है इस वक्त, वो हॉर्मुज पे अटकी हुई है, और ये अमेरिका की धमकी है सीधे सीधे कि आप या तो हमारे को हॉर्मुज की बात माने और या तो हम हॉर्मुज को खुद खोलेंगे। और मेरे को एक और बात लगती है कि ईरान हैज नथिंग टू लूज। अरे सर मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर, जनरल ब्रजेश, मेरा एक पॉइंट है। अगर इतना ही ताकतवर है अमेरिका तो अभी तक हॉर्मुज खुला क्यों नहीं? इतने दिनों से अमेरिका वहां पे नाकेबंदी करके बैठा है, 3-3 वॉर एयरक्राफ्ट कैरियर लाके बैठे हुए हैं। आप ये जो एआई जनरेटेड इमेज कभी डालते हो, कभी खुद को सीक्रेट सर्विस के एजेंट दिखाते हो, कभी अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल बताते हो। ये तो सच्चाई है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है, और इन्हीं छोटी बोट से ईरान ने कंट्रोल कर रखा है, और अमेरिका उसका सोल्यूशन नहीं ला पाया है। एआई इमेज कुछ अलग है लेकिन रियलिटी अलग है। देखिए, हॉर्मुज ईरान के लिए ट्रंप का बादशाह इक्का बन चुका है, और वो भी इत्तेफाक से हुआ है, मैंने सोचा नहीं था। बात सही है, इस जल समूह के अंदर इतने तरह के माइंस डाल के गए हुए हैं, और जो भी उनके पास में बचे खुचे हथियार हैं अच्छी तरह कवर कर रहे हैं। और जो कितनी भी एश्योरेंस अमेरिकन नेवी दे दे, मगर जो कमर्शियल शिप्स होते हैं, जो टैंकर्स होते हैं, जो ऑयल, जो गैस कैरियर्स होते हैं, वो साइज में बहुत बड़े होते हैं। उनको इस रास्ते से निकलना जहां माइंस का अंदेशा हो, बड़ा डर लगता है। उसके अलावा जो जितने इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको इंश्योरेंस से कवर नहीं करती इस लड़ाई के माहौल में। तो ये कहना तो आसान है कि ये खाली है, हम करा लेंगे, मगर प्रैक्टिकल डिफिकल्ट नहीं। और सर, इतने दिन में करा नहीं पाए तो इसका भी तो कोई मैसेज है ना वर्ल्ड में। इतने दिनों से आप देखिए, कल परसों ईरान का क्या स्टेटमेंट था कि 24 शिप निकले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल देकर। तो ईरान वहां पर लोगों को जाने की गारंटी दे रहा है, टोल देकर वहां पर सिक्योरिटी की गारंटी दे रहा है, और अमेरिका नाकेबंदी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहा है। ये इमेज एआई की उन्होंने डाल दी, एडियोस, लेकिन वो निनाद सेठ जमीन पर नहीं दिख रहा है। जल्दी बताइए, फिर एक बड़ी खबर आ रही है वेस्ट एशिया से मेरे पास। और देखिए, मैं सिर्फ 2 लाइन में कहूंगा, ईरान कैन सिट बैक एंड रिलैक्स। अगर वो 2 महीने के लिए खोल भी देती है तो उसका कोई परमानेंट कंट्रोल खत्म नहीं होता है। इसीलिए नेगोशिएशन में मुझे लगता है कि एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि 2 महीने के लिए वो ईरान खोल दे, और उसकी कंट्रोल कहीं नहीं जा रही है, पर उसको टाइम मिलता है। तो मुझको लगता है कि ये अभी जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें एक निष्कर्ष निकल सकता है। ठीक है, इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जंग की तैयारी में है सऊदी अरब। मैं कह रहा था ना, वेस्ट एशिया से एक बड़ी खबर आ रही है। अभी ये खबर देखिए, बड़ी जंग की तैयारी में सऊदी अरब। सऊदी में बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए हैं। बड़े धार्मिक स्थानों के नजदीक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए। और ये बड़ी खबर है, मैं बताऊंगा अभी आपको। सऊदी रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा दावा है। देखिए, हज को लेकर अब लोग जा रहे हैं सऊदी अरब, पूरी दुनिया से जब वहां पर जो धार्मिक यात्रा करने वाले लोग जा रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि निनाद सेठ, आप ही से बात करता हूं। अभी जब से ये वॉर शुरू हुई और जब से ईरान ने अपने आसपास के अरब देशों को निशाना बनाना शुरू किया, टूरिज्म ठप हो गया, यूएई का, सऊदी अरब का। आप देखिए, जो दुनिया की ट्रेड कैपिटल्स कही जाती थी, वहां पर ट्रेड के लिए कई दिन तक तो एयरपोर्ट बंद रहे, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट बंद रहे, तो कमर्शियल ट्रैवल बंद हो गया। अब कहा जा रहा है कि जब हज के सीजन में वहां पर अब धार्मिक यात्री आ रहे हैं, होटल्स में बुकिंग हो रही है, मार्केट्स में चहल पहल दिख रही है, लोग वहां पर दिख रहे हैं बाहर के, तो वहां पर अब क्या सऊदी अरब को यह अंदेशा है कि यहां पर इस सीजन में भी ईरान कोई बड़ा अटैक कर सकता है? यह तैनाती क्या बता रही है? क्या आपको लगता है कि यह एक मौका है यहां पर ईरान के पास अरब देशों के खिलाफ हमला करने का? देखिए, ये बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। अमेरिका, सऊदी अरेबिया अपने एयर डिफेंस अगर मक्का और मदीना, द 2 होली सिटीज ऑफ इस्लाम पे लगा रहा है तो उनको ज़रूर थ्रेट तो है ही, क्योंकि शिया ईरान
भी, लेकिन ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, मुझे नहीं लगता ऐसा कर सकता है कि दो होली मॉस्क्स जो है इस्लाम की उसके ऊपर अटैक करे। पर ये एक तरह से एहतियात है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कौन किस कंट्रोल में है ईरान में, तो कभी भी कुछ हो सकता है। मेरे को लगता है कि एक खतरनाक डेवलपमेंट नहीं, लेकिन मुझे इस चीज को और आगे देखते हैं। जनरल ब्रजेश, यूएई ने अपना एयर डिफेंस तैनात किए हैं, सऊदी अरब ने अपना एयर डिफेंस तैनात किए हैं, तो क्या इन देशों को खतरा है कि अभी ये वॉर आगे भड़क सकती है? देखिए, वॉर का जो फॉल आउट इस दफा हम लोगों ने देखा है पूरे 6 गल्फ जीसीसी स्टेट्स में हुआ है, और इन सारे स्टेट्स के अंदर यूएस की फोर्स कम बेसी डिपेंडिंग अपॉन थ्रेट मौजूद रही है। एयरफोर्स भी रही है, नेवी भी रही है और आर्मी बेस भी रही है। उसके बावजूद भी खतरा रहा है, अटैक्स हुए हैं, मिसाइल्स आए हैं जिसको इंटरसेप्ट किया गया। तो ये भ्रम जो था गल्फ स्टेट्स का कि यूएस हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है, वो तो शायद निकल गया। और दूसरी बात ये है, जहां आपने जिक्र किया इस इंसिडेंट का, जहां पे टूरिस्ट आ रहे हैं और हज का सीजन है, कोई भी देश, खासकर सऊदी अरेबिया जो बड़ा सा देश है, किसी तरह की ऐसी चीज़ें, हरकत, ऐसा इंसिडेंट नहीं होना पसंद करेगा जिसके अंदर कुछ लोगों को चोट आए या कुछ लोग घायल हों, कोई हवाई हमले से जिसके उसकी छवि खराब होती है। वो छवि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर सुन्नी वर्ल्ड का लीडर के तौर पे अपने आप को देखता है तो ये एक कारण जरूर है कि वो चिंतित है, और जितने भी शक्ति होगी वो उसको डिप्लॉय करेगा। और उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान की टुकड़ी भी, फौज की टुकड़ी भी वहां मौजूद है उसको मदद करने के लिए। हालांकि उसका रोल अलग है, उसको क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए करते हैं आमतौर पे ये, क्योंकि ये जितने गल्फ स्टेट्स हैं सब वहाँ पे फ्यूडल मोनार्क्स हैं और उनको खतरा रहता है बाकी प्रोग्रेसिव एलिमेंट से और जिहादियों से। तो इस करके ये माहौल बन रहा है। मगर ये बात सही है कि सऊदी अरेबिया नहीं चाहेगा हज के यहाँ, हज के सीजन में उसके यहाँ कोई ऐसी घटना घटे, ऐसी दुर्घटना हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी घटना घटे वहां पर। मुझ स्ट्रेट पे टोल वसूलेगा ईरान। बड़ी खबर, जहाजों को देना होगा पार गमन शुल्क, यानी यहां से निकलने का टोल देना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हुसैन शरीयत मदारी ने यह दावा किया है। हॉर्मुज पर ईरान को टैक्स वसूलने का हक है। शरीयत मदारी का दावा, अमेरिका भी अपने चेक पॉइंट्स पर टैक्स वसूलता है। तो आइए जरा बिगवाल पर चलते हैं। हॉर्मुज की जंग जारी है। हॉर्मुज को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें ईरान की टोन यही है कि हॉर्मुज हमारा है, अब जो निकलेगा हमारी परमिशन से निकलेगा यहां से। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर ईरान की वार्निंग। क्या वार्निंग है? हॉर्मुज से किसी भी शिप को बिना अनुमति गुजरने नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हुसैन शरीयत मदारी ने यह दावा किया है। हॉर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को टोल देना चाहिए। यह कौन कह रहा है? यह कह रहे हैं ईरानी सांसद अली खजाई। इन्होंने यह वार्निंग दी है। अमेरिकी इजरायली शिप को नहीं गुजरने दिया जाएगा, यह भी कहते हुए यहां पर खजाई कि अमेरिकी शिप यहां से नहीं गुजर सकते, इजराइल के शिप यहां से नहीं गुजर सकते। तो अभी भी निनाद से टोल देना होगा, टोल देना चाहिए। अमेरिका भी टोल वसूलता है, टोन तो वही है। हॉर्मुज को लेकर कोई सॉफ्टनेस नहीं है, कोई सॉफ्ट नहीं हुई है टोन ईरान की। बिल्कुल टोन तो वही है, लेकिन टोन में होना और बात करने में दो फर्क होते हैं। पर वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी वाटरवे है सुएज कैनाल, वहां पे भी टोल देना पड़ता है इजिप्ट को। तो सुएज कैनाल तो इजिप्ट ने वहां पर उसको बनाया, इसलिए वहां पर टोल ले रहे हैं। नहीं, पर लॉ ये है कि अगर 13 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो आप दे सकते हैं। और हम बार बार यूनिक्लॉस की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द सी। अमेरिका उसका सिग्नेटरी नहीं है, वो अमेरिका ने खुद उसको रेटिफाई नहीं किया है। तो ये मेरे को एक बात बड़ी ध्यान से सुने, 7% सिर्फ अमेरिकी ऑयल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये भी हो सकता है कि ट्रम्प कहे उनका कोई भरोसा नहीं कि हमारे को क्या लेना देना, चलो ठीक है आप रख लो हॉर्मुज, आप ये वॉर खत्म करो। सिर्फ 7% आता है, हमारा 70% आता है। हाँ सॉरी 60%, 60% इंडिया का आता है, 70% जापान का आता है। वो ये भी कह सकते हैं कि हमारी क्या माथा बच्ची, हमारा तो 7% आता है, हम छोड़ रहे हैं। तो इस वक्त नेगोशिएशन के पहले ये स्टेटमेंट आना मेरे को बिल्कुल अचंभा नहीं हो रहा। दोनों लोग बात करने से पहले अपनी पोजीशन हार्डन करते हैं, पर जब बात होती है तो उसमें कई बार समस्या का समाधान निकल जाता है। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अभी ईरानी सूत्र से बड़ी खबर आ रही है, फ्रीज संपत्ति रिलीज बिना कोई डील नहीं। तो ईरान ने अपनी शर्तें अब धीरे धीरे खोलनी शुरू कर दी हैं। पहले चरण में तय रकम रिलीज करने की शर्त पर अड़ा ईरान। यूएस बार बार अपना रुख बदल रहा है, ईरान ने कहा है। रुख बदलने से वार्ता में अड़ंगा आ रहा है। तो ईरान ने कहा है कि हमारी जो फ्रीज संपत्ति है उसको खोलना होगा और उसके खोले बिना यहां पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है जनरल ब्रजेश की ईरान के पास भी एक गोल्डन चांस है अपनी बातें मनवाने का? ईरान जानता है कि अमेरिका छटपटा रहा है,
ट्रंप को एक सेफ एग्जिट चाहिए, इसलिए अगर अभी हल्के में छोड़ दिया तो दोबारा ये मौका नहीं आएगा। जी हाँ, उसको दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं। ये जो नेगोशिएशन है ये ट्रंप के पास में है कि उसकी जो फ्रोजन प्रॉपर्टीज हैं उसको वो रिलीज करे। वो उसने किया है, वो कर भी सकता है। और दूसरी एक और बात है कि जो वॉर की क्षति हुई है उसके ऊपर भी ईरानियन का दावा है हमको रेपरेशन दिया जाए, जो आपने हमारे टारगेट्स डैमेज किए हैं, इकोनॉमिक वैल्यू हो या वैसे भी उसके लिए पैसा दिया जाए। और यही सोच के उन्होंने शुरू किया है ये टैक्स कलेक्ट करना हॉर्मुज़ से, कि जो हमारा हर्जाना जो है हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह की बात है, मगर बात सही है, ये एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर अमेरिका निगोशिएट कर पाएगा ईरान से, और संधि या सीज फायर या परमानेंट और नियर परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते नजर आ सकते हैं। तो देखिए यहां पर बात है कि क्या ईरान अब अपनी शर्तें जो खोल रहा है उस पर अमेरिका सहमत होगा। क्या आपको लगता है कि ये वो शर्त है निनाद सेठ जिस पे अमेरिका या ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फ्रीज संपत्ति है? क्योंकि बात तो उससे बड़ी है, लार्जर पिक्चर देखें तो यहां तो बात अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब न बना ले। नहीं, मुझको लगता है कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहे थे तो अगर आपको याद हो तो जब एक डील करी थी ओबामा ने तो उन्होंने $12 बिलियन 2 बार रिलीज किए थे ईरान के, और इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था ट्रंप ने उस इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। हमने एक बात याद रखनी होगी, क्योंकि ईरान यहाँ लड़ता है लेबनान में, क्योंकि ईरान लड़ता है दूसरी जगहों पे जैसे गाजा वगैरह में, हम ये भूल जाते हैं कि ईरान दुनिया के 7 या 8 सबसे अमीर देशों में से एक हो सकता है। 14% दुनिया का ऑयल, 18% दुनिया की गैस ईरान के पास है। अगर ईरान का सैंक्शंस हटते हैं तो इट कैन बी वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मेरे को लगता नहीं इतना आसान होगा पैसा फ्रीज करना। हाँ, एक चीज हो सकती है, आप किश्तों में, जैसे एक पुराना प्ले आया करता था बकरा किश्तों में, तो किश्तों में आप थोड़ा निकाल सकते हैं, क्योंकि बेयर इन माइंड $25 अरब, $25 बिलियन फ्रोजन है। आप 2-4 बिलियन, 6-8 बिलियन निकाल सकते हैं। तो ये एक, जैसे मैंने कहा, नेगोशिएशन में पता लगेगा कि कितना फ्लेक्सिबल अमेरिका होना चाहता है। अगर आप बात कर रहे हैं मागा सपोर्टर्स की, तो फिर ईरान वॉर का जो यहां पर एग्जिट है जनरल ब्रजेश, वो भी तो मागा सपोर्टर्स को पसंद नहीं आएगा। नैरेटिव में तो अमेरिका की हार ही दिख रही है। देखिए, अमेरिका की हार तो किसी को पसंद नहीं आएगी, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी हारना नहीं चाहेंगे। जिस तरह से उन्होंने क्या कहते हैं इमोशंस पैदा करके रखा हुआ है अमेरिका में अपने बारे में और मागा सपोर्टर्स के बारे में, तो ये लेकिन हार नहीं मैं मानता हूँ इसको। इसका तो एक नेगोशिएशन है। अगर उनको मिल जाता है एश्योरेंस इनरिचमेंट का, एटॉम बॉम्ब का, फिर तो वो विनर है। पैसे की कोई खास ऐसी बात नहीं है। छोड़ सकते हैं, किश्तों में छोड़ सकते हैं, एक बार में छोड़ सकते हैं, वो तो मैं उसको समझता हूँ ये उनके पास में बार्गेनिंग पावर है। जिस तरीके से समझें उसको ईरान को दे सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ईरान के अंदर हालत काफ़ी गंभीर है। किसी तरीके से आप देख सकते हैं, आंकड़े देख सकते हैं जो कि छिपे हुए रहते हैं, उनकी हालत काफ़ी खराब। ठीक है, देखिए आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर हम बात करेंगे, और बात वो हम करेंगे ट्रंप के व्हाइट हाउस में रहते हुए व्हाइट हाउस के बाहर हुई फायरिंग को लेकर, और वो भी आज की बहुत बड़ी खबर है, उस पर अब बात करते हैं। देखिए, आइए जरा पीछे दिखाइए, यहां पर व्हाइट हाउस के बाहर शूट आउट। क्या यहां पर ट्रंप के पीछे कोई पड़ गया है? ट्रंप को बार बार क्यों फायरिंग ट्रंप के आसपास होती है, और ट्रंप को कौन है जो निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पर बात करते हैं। इधर ट्रंप डील पर बात कर रहे हैं, उधर व्हाइट हाउस में उस वक्त फायरिंग हुई जब ट्रंप खुद ही वहां पर मौजूद थे। मसलन हमले की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो गए। सवाल यह है कि क्या इस हमले का मकसद सिर्फ ट्रंप को टारगेट करना था या ध्यान भटकाना? दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक आवास यानी व्हाइट हाउस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग होना कोई आम बात नहीं है। 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और व्हाइट हाउस को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। आप इन तस्वीरों को देखिए, व्हाइट हाउस में फायरिंग होते ही अफरा तफरी मच गई। मौके पर रिपोर्टर यहां वहां भागने लगे। हर तरफ डर और दहशत का माहौल पसर गया। सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए हमलावर को ढेर कर दिया। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस गोलाबारी के पीछे मकसद क्या था। सुरक्षा के लिहाज से पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सीक्रेट सर्विस के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। जनरल ब्रजेश, अब देखिए, वैसे तो बहुत सारी बातें कही जा रही है, ओपन इंटेल पर एक्सपर्ट कई सारी चीजें कह रहे हैं, रेटिंग से जोड़ रहे हैं इसको, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की शादी से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये लगातार ये इंसिडेंट्स बढ़ गए। कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर, उसके पहले उनकी रैली थी, वहां भी हम देख रहे थे, आज भी हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये क्या लगता है आपको, क्या डोनाल्ड ट्रंप की
के पीछे कोई आपको ऑर्गेनाइज्ड कोई संगठन लगता है, या लगता है कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इतने ज्यादा हेटर्स बना लिए हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो पर्सोना है, जो पर्सनैलिटी हैं, वही शायद उनका कारण है। क्योंकि इलेक्शन के समय भी 2 दफा उनके पास गोली चली और बच गए, और पिछले महीने तो जब हुआ था डिनर में सबने देखा भी है। आज की जो चीज घटना है, अब पता नहीं उसके ऊपर क्या बातचीत निकलती है, लेकिन उसको हमने स्ट्रेटवे जोड़ दिया है ट्रंप साहब से, क्योंकि ट्रंप साहब की छवि ऐसे बन गई है। वैसे तो कोई व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग क्यों करेगा? और डोनाल्ड ट्रंप थे व्हाइट हाउस में, और कहा यह जा रहा है कि इस बंदे ने वहां पर रेकी की कई बार। तेजी से इस पर एक बार आपको हमलावर और हमला करने वाले की जानकारी देते हैं। खबर क्या है? व्हाइट हाउस में 20 से 30 राउंड गोलियां चली हैं। हमले के वक्त ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। गोलीबारी में पास से गुजरता शख्स घायल हो गया। 21 वर्षीय हमलावर नसीर बेस्ट मारा गया। व्हाइट हाउस कुछ समय के लिए लॉकडाउन हो गया। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं, व्हाइट हाउस में 20 से 30 राउंड गोलियां चली हैं। वहां पर प्रेस काम कर रही थी। आप देखिए रिपोर्टर्स यहां भागते दिख रहे हैं। ये लड़का जिसका नाम नसीर वेस्ट बताया जा रहा है, 21 साल का है मात्र, और व्हाइट हाउस में कुछ समय के लिए उस वक्त लॉकडाउन कर दिया गया। हमलावर की पहचान हुई है, मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। नसीर खुद को ईसा मसीह का मॉडर्न अवतार मानता था, खुद को ईश्वर का दूत साबित करना चाहता था। 2025 में 2 बार व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर चुका है। 2025 में पकड़े जाने के बाद अस्पताल भेजा गया था। तो ये पहली बार नहीं है जो इसने क्या हैबिचुअल ऑफेंडर है निनाद सेठ यहाँ पे। देखिए मेरे को लगता है कि, और आप ये थोड़ा सा शायद मतलब हास्यास्पद लगे आपको, पर मैं इसको मिड टर्म से जोड़ूंगा। ये जो 4-5 बार अमेरिका पे डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चढ़ी, और एक बार तो वो मिरेकलसली बचे थे, 1 इंच से भी कम से। हाँ, वो कान को छूते गोली बची थी, चली गई थी। सीधी बात है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को हराया नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही तरीका है उन्हें रोकने का, और यही ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक है अमेरिकी डेमोक्रेसी। देखिए इसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूँ। मुझे तो बल्कि ओपन सोर्स इंटेल पे कई एक्सपर्ट्स को मैंने देखा, मैं खुद, ये मेरी राय नहीं है, लेकिन कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जब जब ट्रंप की रेटिंग नीचे आती है तभी उन पर हमला क्यों होता है। नहीं, ये मेरे को बिल्कुल गलत लगता है। हाँ। देखिए अगर आप पहला वाला शॉट देखें तो वो सिर्फ मिरेकल था, क्योंकि उसमें 1 इंच से कम, मतलब अगर आपका कान की साइज का जितना डिस्टेंस जो था वो आप कर नहीं सकते, वो हो ही नहीं सकता। हाँ। मेरे को लगता है कि जैसे मैंने कहा, अमेरिका में डेमोक्रेट्स इलेक्शन नहीं जीत सकते। लोग जानते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को हराना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, इसीलिए उनको रोकने का एक ही तरीका है, और ये अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, आइए अब आपको बताते हैं कि कब कब ट्रंप पर हमले हुए। 23 मई 2026 व्हाइट हाउस वाशिंगटन में जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, अभियुक्त नसीर बेस्ट ने सुरक्षा चेक पॉइंट पर फायरिंग की। तो ये जो आज का हमला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये देखिए 23 मई 2026 व्हाइट हाउस में जो अटैक हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं, 25 अप्रैल 2026 वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान फायरिंग हुई। 22 फरवरी 2026 मार-ए-लागो फ्लोरिडा ट्रंप के निजी रिजॉर्ट की दीवार फांदता हुआ हमलावर मारा गया। 15 सितंबर 2024 जिसकी बात अभी हो रही थी, वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, उस वक्त हमले की कोशिश हुई, अभियुक्त अरेस्ट कर लिया गया। 13 जुलाई 2024 बटलर पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली में शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की अंधाधुंध फायरिंग वहां पर। जल्दी से जनरल ब्रजेश, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने वार्निंग दी हो, क्योंकि ट्रंप अपने बेटे की शादी में नहीं गए? वजह ईरान बताया जा रहा है, ईरान पर चर्चा भी चल रही थी व्हाइट हाउस में जब यह हमला हुआ, लेकिन क्या सीक्रेट एजेंसीज के पास ऐसा कोई इनपुट हो सकता है जिसकी वजह से ट्रंप व्हाइट हाउस में थे, सबसे सुरक्षित जगह पर? देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, खासकर होमलैंड इंटेलिजेंस जो एजेंसी यूएस की है, उसका ये काम ही है, उसका एक और इनको वार्न करना, पता करना। मगर ये पता नहीं बार बार क्यों हो रहा है। या तो कोई, जैसे निराज साहब कह रहे थे, कोई ऑर्गेनाइज सोच है कि उनके ऊपर खतरा है, या कोई और बात है, कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, क्या इसको ईरान युद्ध से भी, इसको मैं इसी पर आ था, क्या ईरान वॉर से भी जोड़ सकते हैं इसको? देखिए, जहां तक पब्लिक रेटिंग की बात है, पब्लिक मूड की बात है, पब्लिक परसेप्शन की बात है, हाँ, हो सकता है। बिकॉज ईरान वॉर जो है काफी बड़े तादाद के लोगों के लिए एक चीज है जो नहीं होनी चाहिए। खासकर जो माइनॉरिटीज हैं अमेरिका में या दुनिया भर में, या मुस्लिम हैं, नहीं पसंद करते हैं जिस तरीके से हरकतें उन्होंने की है और करते जा रहे हैं। एक बार नहीं, वो पिछले साल से लगे हुए हैं, वो स्वाभाविक है उसमें। नहीं, लेकिन फिर जब पहली बार चुनाव की रैली के दौरान हमला हुआ था, या मार-ए-लागो में जब हमला हुआ था, तब तो कोई ईरान की कोई वॉर नहीं थी निनाद से, तब भी तो हमला हुआ था। मुझे नहीं लगता कि ईरान की वॉर से ये कुछ जुड़ा हुआ है। और हाँ। दूसरी बात, एक बात और हम समझे, अमेरिका की इकोनॉमी कोई बेकार नहीं कर रही। इस वक्त अमेरिका 2% पे ग्रो कर रहा है। अब आप सोचेंगे 2% क्या होता है? जब
ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2% में ग्रो करती है, तो एक इंडियन इकोनॉमी जो अपने एक साल में ऐड करती है। सही बात है। तो ये तो पहली बात तो अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो कोई पिछड़ नहीं रही है। दूसरी बात, अगर ये पैटर्न आप देखें तो एक पैटर्न एक ही बात कह रही है कि लोग अपने हाथ से या वेपन से ही रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन में नहीं रोक नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका का गन कल्चर भी इसके लिए जिम्मेदार है। आप भर भर के लोगों को गन्स दे रहे हैं तो उसका रिपरकशन उसका तो आएगा ही ना आपके ऊपर। बिल्कुल, अमेरिका में 4 राष्ट्रपति पिछले 250 साल में असैसिनेट हो चुके हैं, पर हमारे पास गन कल्चर नहीं है। हाँ। इंडिया में हमारे वहां भी 3 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। तो मेरे को लगता है इतने आसान नहीं होते ये सब चीजें जोड़ना। गन कल्चर अमेरिका का हिस्सा है। नहीं तो फिर अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सच्ची समझी चाल है जनरल ब्रजेश, तो कोई इतना बेवकूफ होगा कि व्हाइट हाउस में बंदूक लेकर जाएगा, उसको लगेगा वो ट्रंप तक पहुंच जाएगा? आपको लगता है? देखिए, गन रनिंग कल्चर तो वहाँ है, अवेलेबिलिटी ऑफ गन इज नॉट इशू। और कितनी भी इस तरह की घटना हो जाए, प्रशासन गन के लाइसेंस के ऊपर में कंट्रोल या परचेज और सेल में कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि लॉबी जो है वहाँ की गन्स वाली इतनी स्ट्रांग है। तो ये भी एक चीज़ है। बहुत सारे स्टेट्स में इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है अमेरिका के अंदर, क्योंकि स्टेट्स के लॉ अब अलग होते हैं हर एक देश, हर एक स्टेट में, मगर फिर भी ये शायद लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि अभी तक वो सरवाइव कर रही है। चलिए अब देखते हैं क्या वहां की सीक्रेट एजेंसीज बताती हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता ही नहीं आता है, क्योंकि इससे पहले जो कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में हुआ उसको लेकर भी अभी कोई ज्यादा जानकारी आई नहीं कि इसके पीछे कौन है। तो अब देखना होगा। और वो इंसान तो बड़ा पढ़ा लिखा था जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसको अवार्ड भी मिला हुआ था। अब यहां पर इसको मानसिक रोगी बताया जा रहा है। देखते हैं अमेरिका की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है या क्या जानकारी दी जाती है।